नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शाही और आप देख रहे हैं दी चर्चा। अभी हम समस्तीपुर ज़िले के नया नगर पंचायत में उपस्थित हैं और इसलिए क्योंकि ये पंचायत खास है और ये पंचायत इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के मुखिया खास हैं और यहाँ के मुखिया इसलिए खास हैं क्योंकि ये किसान हैं और छोटे मोटे किसान नहीं, करोड़ों की कमाई करने वाले किसान हैं। इनके पास लगभग 107 बीघा ज़मीन है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनके खेती करने का तरीका और कैसे आप इसको अपने ऊपर लागू करके आप भी एक मुनाफा कमा सकते हैं। स्वागत है सर आपका दी चर्चा में। सर हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई ख़त्म करते हैं आप, उसके बाद सर गांव आकर के खेती शुरू करना, ये सुनने में थोड़ा सा एक अजूबा लगता है सर, ये ऐसा कैसे हो सकता है? उतना ही नहीं, कॉलेज के बाद नौकरी भी मिली टाटा टी गार्डन में एज असिस्टेंट मैनेजर मुनार में। लेकिन हम लोग सोचे जब वहाँ भी ज़मीन पर ही मेहनत करना है तो क्यों ना अपना ही ज़मीन पर मेहनत करें। और बचपन से भी एक अलग सा लगाव था गांव से, हमेशा मन में था कि नहीं गांव ही आना है। तो आने के बाद मतलब ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था, क्योंकि हम तो बचपन से ही चाह रहे थे कि नहीं हम गांव में ही रहें। और यहाँ आने के बाद जो चैलेंजेस हमारे और फेंके गए पिताजी की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो, उस चैलेंजेस को मीट किए और उस पर खड़ा उतरे और धीरे धीरे लोग का ये एटीट्यूड बदला कि नहीं भाई कि पढ़ लिख के भी आदमी आके खेती कर सकता है और अच्छी तरह से कर सकता है। सर मुझे ये बताइए सर, जब आप पढ़ाई करके जब वापस बिहार आए होंगे तो लोगों का परसेप्शन एक रहा होगा कि हाँ हो सकता है कुछ नहीं हुआ होगा इसलिए वापस आ गया, खेती कर रहा है, पढ़ने के बाद कोई खेती करने आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको रिजॉइंडर दिया कि नहीं, एक नौकरी मिलने के बाद उसको छोड़कर, हम ही नहीं, हमसे जो छोटा भाई है हिमांशु कुमार नाम है उसका, वो भी कॉलेज के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ज्वाइन किया था और वो भी वहाँ से छोड़ के और हम यहाँ से छोड़ के दोनों भाई मिल के हम लोग सेम एजुकेशन बैकग्राउंड है, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ गाँव। सर तो ये जो किसानी है ये खानदानी है पहले से या फिर आप शुरू किए यहाँ पे आकर? नहीं, मतलब हमारे दादाजी भी किसान थे, पिताजी भी किसान थे, हम भी किसान हैं। कोविड पैंडेमिक है, इसमें बहुत लोग पीछे चले गए हैं, बहुत लोग अपना दुकान बंद कर दिए हैं, बहुत सारा बिजनेस चौपट हो गया है। इसमें आपका मतलब क्या रहा, किस तरीके से आपका वो टाइम निकला है? मतलब हम तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे जी हाँ। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर को उतना अफेक्ट नहीं किया है, क्योंकि किसान जो हम लोग हैं, हम लोग का तो काम नॉर्मल चला है। इनफैक्ट जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ लेबरर्स का, इसके चलते गांव में लेबरर्स ज़्यादा उपलब्ध हुए, काम करने में आसानी हो गई। और हम लोग जो सारा ऑटोमेशन सिस्टम लगाए हुए हैं तो हमको पर्सनली और फ़ायदा हुआ कि हम अकेले भी जाके 30 बीघा में बटन दबाए, पानी पड़ गया, बटन दबाए, खाद पड़ गया, एक भी आदमी का ज़रूरत नहीं। तो एक ये भी दिखा हमको कि कोविड के लिए तो नहीं बनाए थे सिस्टम, ये तो बनाए थे लेबर सेविंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन कोविड में भी एडवांटेज मिला। हम नॉर्मली हर एक साल 8 टन 9 टन 10 टन लीची बेचते थे, फ़्लाइट से जाता था सारे शहरों में। कोविड वाले समय पिछले साल 18 टन लीची हम भेजे फ़्लाइट से। और ये कोविड के चलते होम डिलीवरी जो इसका जो डिमांड सडनली जो सर्ज किया है, इसमें फार्मर्स को एक एडवांटेज मिलेगा इफ़ यू कैन टैप दैट मार्केट। अगर आप उस लेवल पर आके उस मार्केट को टैप करेंगे, होम डिलीवरी वाले मार्केट को, जैसे हम लीची दिल्ली में 24 आवर्स होम डिलीवरी करते हैं, तो आप एक प्रीमियम रेट ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि फार्मर्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, जो ट्रेडिशनल तरीका है खेती करना उसको छोड़कर नया तरीका, नया पद्धति से खेती करना है और सोच को नया करना, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड खेती करना है। तभी आप लीक से हट के आपकी कमाई भी होगी और आप लाइफ भी उस स्टाइल में जी सकते हैं। सर अभी जो सीज़न है सर वो आम का है, लीची का है, तरबूज का है। तो मैं एक गाँव में गया था, वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, तो मतलब छोटे छोटे किसान थे जिनका 4 लाख 5 लाख रुपए तरबूज में लगा हुआ था और उनका तरबूज बिका नहीं है। ऐसे ही मतलब बहुत सस्ते रेट पे वो बोल रहे थे कि जहाँ पे 1 लाख का सामान तरबूज बिकता था वो 20,000 रुपये में बिक रहा है। तो एक पेंडेमिक की वजह से एक इशू हुआ है कि चूँकि मंडीज़ या लोकल जो वेजिटेबल मार्केट या वहाँ चूँकि लोग का निकलना कम था,
इसीलिए वहाँ अफेक्ट ज़रूर हुआ है। इनफैक्ट इस सीज़न लीची का सेल भी अफेक्ट हुआ है। बहुत सारे व्यापारी जो लीची का गाछी खरीदे वो बीच में छोड़ के भागना पड़ा उनको, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली जब सीज़न आता है और मार्केट और मंडी में या हाट पे लोग निकल के आए ही नहीं कोविड के डर के मारे, तो मार्केट तो ज़रूर हाँ अफेक्ट हुआ है, मार्केट अफेक्ट हुआ है। अब वो कोई प्रोडक्ट को लेके आप ज़्यादा अफेक्टेड हो गए और कोई प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जगह मतलब टाइप ऑफ फार्मिंग आप कर रहे हैं या किस जगह पे कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उससे फ़र्क पड़ा है लोग को। सर तो मतलब अब खेती से इतनी मोटी रकम कमाना सर एक बिजनेस की तरह ही हो गया है अभी सर। और हमारे बिहार में जो परसेप्शन बना हुआ है कि खेती से कुछ नहीं हो सकता है, जाओ एक बाप होता है वो कभी। मेरा तो ये अनुभव है कि सिंपल सिर्फ गेहूं और मक्का आप लीजिए तो गेहूं में रिटर्न ऑन 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज़ 80 पैसा रिटर्न आता है, या इवन वी कैन टेक इट अप टू 2 रुपीज़। और मक्का में अगर 1 रुपये आप लगाते हैं तो 2.5 रुपया प्रॉफिट होता है। तो 250% रिटर्न इज़ नॉट बैड। और अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाएं तो जैसे आम है, आम में 9,000, क्योंकि हम बहुत मेटिकुलसली हिसाब रखते हैं, 9,800 एक्सपेंस था पर बिघा, और ये एक्सपेंस काट के 83,000 प्रॉफिट है, तो दैट्स 800%। आई डोंट नो, हमको तो लगता है कि खेती से ज़्यादा प्रॉफिट कोई चीज़ में है ही नहीं, बशर्ते आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, नॉलेज में इन्वेस्ट करें, मैकेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें या डिजिटाइजेशन में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट तो करना होगा। और ज़्यादातर हम किसान को आदत है कि बिना इन्वेस्टमेंट का हम रिटर्न चाहते हैं, वहीं पे दिक्कत है। और दूसरा यू हैव टू, मतलब आपको अपने फसल चूज़ करना होगा। हम ऐसा फसल चूज़ करें जो प्रीमियम रिटर्न दे हमको। वो भेड़ मेंटालिटी में नहीं जाना कि सब लोग गेहूं कर रहे हैं तो हम भी गेहूं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रेट नहीं मिलेगा। और मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप या तो 1/3 अपने ज़मीन में हॉर्टिकल्चर कीजिए और अनाज उपजाना बंद कर दीजिए, या इस देश के 1/3 किसान अनाज उपजाना बंद कर दें, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जाएं। तब तो मान लीजिए बाकी 2/3 जो बचे हैं किसान, उनको उचित मुनाफा मिलेगा। नहीं तो अभी मार्केट में इतना ग्लट है, मान लीजिए हमारे FCI गोडाउन में ट्वाइस द बफर स्टॉक है, अनाज सड़ रहा है, तो आपको रेट कहाँ से मिलेगा। रहा MSP की बात, तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए सर, सरकार जो है सर किसानों से सस्ते रेट पे या फिर एक ठीक ठाक रेट पे अनाज खरीदती है, MSP रेट खरीदती है, उसके बाद वो सेम चीज़ को हम आम लोगों में 2 रुपये 3 रुपये केजी करके दे रही है, तो इसको कहाँ किस हद तक सही है ये चीज़? देखिए ये तो बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक है इस पर कमेंट करना, इसलिए बिकॉज़ मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि गवर्नमेंट या सोसाइटी की एक उनका एक दायित्व है वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना। और हमारे गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने में गवर्नमेंट की को ये मदद करना मेरे ख्याल से अनिवार्य है और करना भी चाहिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम वीकर सेक्शन को अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे किसान को उसका कीमत कम मिलेगा। किसान को तो MSP मिल रहा है। अब उसके बाद सरकार उसको फ्री बांटती है, प्रीमियम पे बांटती है, वो सरकार का प्रॉब्लम है। अच्छा सर, गेहूं या फिर धान होता है या फिर मक्का होता है, उसको सर जब उपज होने के बाद आप लोग मतलब बेचने के लिए क्या कहीं बाहर सेल करते हैं या फिर FCI गोदाम में देते हैं? नहीं, हमारे गांव में तो वेयर हाउसिंग सिस्टम है। अच्छा। जो हम लोग हेल्प किए हैं उसको सेटअप करने में, गोडाउन बना के दिए हैं हम अपने तरफ से। और एक स्टार्टअप कंपनी है अर्गोस करके, प्रॉपर वेयर हाउस रिसीट सिस्टम के साथ यहाँ वेयर हाउस काम करता है गांव में। इससे फ़ायदा क्या होता है किसान को, कोई किसान 1 बोरी अनाज भी उसमें रख सकता है सुरक्षित। अच्छा। और वो 1 क्विंटल का 10 रुपये रेंट देता है महीना। अच्छा। जो कि बहुत रीज़नेबल है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसान डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करता है, क्योंकि किसान जब हार्वेस्ट करता है अपना कोई प्रोड्यूस, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके पास क्या है, रख रखाव। उसको इमीडिएटली पेमेंट करना है लोगों को, अपना कर्ज चुकाना है। और इस परिस्थिति में जो भी उसको रेट मिलता है मजबूरी उस रेट में वो बेच देता है। वेयर हाउस के आने से क्या हो गया
कि हम अपना अनाज सुरक्षित रख सकते हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कि ख़राब नहीं होगा, रीज़नेबल रेंट है और हम उसको उसी समय बेचेंगे जब अच्छा रेट मिलेगा, और ये कमोडिटी एक्सचेंज से लिंक्ड है। तो शेयर की तरह हम उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब बेचें। अब रहा इमीडिएट रिटर्न क्या किसान को आता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग टाइड अप हैं और 70% जो सामान आप रखते हैं उसका 70% एज एन एडवांस दे गिव इट टू यू। तो इससे क्या होता है कि जो इमीडिएट नीड्स होता है किसान का वो फुलफ़िल हो जाता है और किसान प्रीमियम रेट पर अपना सामान बेच सकता है। ऑफ कोर्स उसका फर्स्ट दायित्व है कि जो एडवांस लिया है उसको पे करना है और रेस्ट अमाउंट उसके अकाउंट में आता है। तो ये बड़ा अच्छा एक अरेंजमेंट है। बहुत सही तरीका है सर। तो सिर्फ ये सर आपके पंचायत के लिए ही है या फिर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं, बाहर अब से भी किसान आते हैं? इस बाहर से भी हमको लगता है अब 20,000 किसान इस कंपनी से टाइड अप हो गए हैं। और इनका अभी लगभग 80 गोडाउन है और इनका प्रोजेक्टेड टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 150 गोडाउन्स करना है इस एरिया में। तो अभी ये लोग 3 डिस्ट्रिक्ट डील कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन चल रहा है और बहुत किसान को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। क्योंकि क्षमता कितनी है सर वेयर हाउस की? वेयर हाउस तो अभी ये लोग 60,000 टन्स डील कर रहा है। इनका टारगेट है 5 इयर्स में इसको लगभग 1 मिलियन टन पे ले आने का। सिर्फ आपके यहाँ का सर या फिर? नहीं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। अच्छा। और ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं, सीतामढ़ी जा रहे हैं, वैशाली जा रहे हैं, सिवान की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा इनका ग्रोथ है इस चीज़ में। अच्छा सर, एक अभी सर जो गवर्नमेंट है वो एक नया वो किसान बिल लेकर आई है, उसमें एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरीके से देखते हैं आप? उसमें किसानों को फ़ायदा है या फिर घाटा है या फिर? नहीं, देखिए हम 32 साल से खेती कर रहे हैं और मैं कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन से जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको। मेरा जो अनुभव है मैं वो आपको सुना रहा हूँ। हम पिछले 20 साल से दूध बरौनी डेयरी या सुधा डेयरी को दे रहे हैं। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने गाय रखा, हम सोसाइटी के मेंबर हैं, हम डेली अपना दूध सोसाइटी को देते हैं। तो एटलीस्ट हम अश्योर्ड है ना कि हमको सुबह उठ के मार्केट नहीं खोजना है। एक निर्धारित जगह है, हमको वहाँ एक उचित मूल्य मिल रहा है। तो बहुत जगह हमने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से ज़मीन आपका लोग ले लेगा, आप वंचित हो जाएंगे अपने ज़मीन से। तो आज तक तो मेरा गाय कोई नहीं ले गया, हम दूध इतने साल से सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये बेसिकली देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। तब आप किस कैंप को बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंगली आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे गाँव में आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना कि मैं जो फसल उपजा रहा हूँ वो हम गारंटीड है कि ये फलाना आदमी इतना रेट में लेगा। पहले क्या था, ये अनगवर्नड था, इसका कोई लॉ नहीं था। अगर हम एज अ फार्मर अगर अग्रीव्ड हो गए तो हमको कोई जगह नहीं था जहाँ जाकर हम अपील करें, कोई केस फाइल करें। लेकिन इस लॉ में अब पूरा डिफाइंड हो गया कि आप कहाँ जाके केस फाइल करेंगे, कहाँ किसके पास रिड्रेसल के लिए जाएंगे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे इस गांव से लगभग 7-8 साल पहले मक्का एक व्यापारी आके ले गया, लगभग 32 लाख का मक्का है, इस बहुत सारे किसान के, छोटे बड़े सब के, और गायब हो गया। अगर ये कानून रहता तो हम ऑन पेपर बजाबते रिसीट एंड रजिस्ट्रेशन के साथ उससे डील करते और कल वो अगर डिफ़ॉल्ट करता तो हम उसको कोर्ट ले जाते। तो अब ये प्रावधान हो गया है, पहले ये नहीं था और हम लोग सफ़र कर चुके हैं एकदम। आपको हम ज्वलंत उदाहरण दिए, किसी भी किसान को आप पूछ लीजिए यहाँ। और इस तरह का 1-2 नहीं, बहुत केसेस हुए हैं। हमको याद है मुजफ्फरपुर में किसान उस समय एक कोई कंपनी आई थी जो एक स्पेशल टाइप का मटर उपजाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ी किसानों के साथ। और जब किसान बेचने के लिए तैयार हो गए, कंपनी गायब, क्योंकि उसका सारा सिस्टम और प्रॉफिट और लॉस सब ढांचा डगमगा गया, वो नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकता, तो वो गायब हो गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉज जो आ गया है तो आप बाध्य हो गए, अब आप गायब नहीं हो सकते, हम आपको कोर्ट ले आ सकते हैं। हम जानते हैं बहुत लोग बोलेंगे गरीब किसान है, कोर्ट का चक्कर कहाँ। तो भाई ये प्रॉब्लम तो हमारे देश में सब कुछ में है। अभी भी हमारे लीगल सिस्टम में गरीब लोग पिसते हैं, लेकिन काम भी तो उसी से होता है, केस भी तो वो जीतते हैं। तो सिस्टम जब आ गया तो उसको इस्तेमाल करना एक आदत की बात है जो धीरे धीरे हो जाएगी। अच्छा सर, जो दिल्ली में अभी धरने पे बैठे हुए हैं किसान,
तो किसान जब ये किसान बिल आया है तो लोगों का मानना है कि जो मेनली किसान है वो पंजाब से हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का मानना है कि भाई किसान बिल जो किसान बिल है वो गलत है तो उसको हटा दो। वो लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि भाई पंजाब से बाहर भी किसान है, आप भी एक किसान हैं। मेरा इस पे मेरा अपना पर्सनल राय है। मेरा मानना है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि 1/3 किसान को अनाज छोड़कर हॉर्टिकल्चर में जाना है। जैसे ही किसान हॉर्टिकल्चर में जाएगा तो देखिए, ये मक्का गेहूँ नहीं है कि काटे बोरा में बंद के घर में रख दिए। अगर आप लीची उपजा रहे हैं, आम उपजा रहे हैं या सब्जी है, वो पेरिशेबल आइटम है, तो उसको आप उपजा के घर में बंद करके नहीं रख सकते हैं। उसको आपको इमीडिएटली मार्केटिंग करना है। अब यहाँ पर ये बिल्स आ जाते हैं काम करने के लिए कि आखिर पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्वेशन या फार्म टू फॉक जो आप सामान ले जाएंगे पेरिशेबल आइटम, इसका पूरा सिस्टम कौन बनाएगा? रीफर वैन, कोल्ड रूम्स, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग सॉर्टिंग सेंटर्स, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी तक 70 साल में तो नहीं हुआ है। और चाहे आप माने ना माने, कितना भी आप बड़े कंपनीज को गाली दे लें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही डालेगा। और जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, किसान हैंड टू माउथ ही रहेगा। जब तक वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में नहीं जाएगा, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में जाने के बाद उसके पास ये टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन का नहीं रहेगा, तब तक वो प्रीमियम नहीं कमाएगा। बस सिंपल सी बात है। आज हम अपने गांव से लीची डायरेक्ट दिल्ली होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा। या कंपनीज़ अभी जस्ट एक रीफर वैन में लीची भेजे हैं, साउथ इंडिया की कंपनी है, पुणे बेस्ड भी कंपनी है। ये लोग लीची यहाँ आके ले जा रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, 8-9 कंपनी बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद से फ़ोन की कि हमको लीची चाहिए, और हम सबको मना कर रहे हैं कि नहीं, हम ऑलरेडी कमिटेड हैं, मेरा स्टॉक सोल्ड आउट है। तो ठीक है, आप बोलने के लिए अदानी अंबानी बोल सकते हैं कि ये लोग आएंगे, किसान पिसेंगे, नहीं, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। लेकिन जब तक ये बिज़नेस लोग, मार्केटिंग वाले लोग, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, जब तक ये हमारा चीज़ खरीदने के लिए नहीं आएंगे, तब तक हमें प्रीमियम रेट नहीं मिलेगा। और ये आपको मानना होगा, जब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम एज अ किसान तरक्की नहीं कर सकते। इसमें सर एक ये भी है ना, जब जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज उपजाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं वो सस्ते रेट पर खरीद लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो किसानों का ये, बहुतों का ये मानना है कि चलो कम से कम ऐसा तो है कि छोटे जो बिचौलिए होते हैं वो सामान खरीद लेते हैं। अगर मैं किसान होता और मैं टिकरी बॉर्डर पर बैठा रहता, तो इतना अच्छा मौका था, सरकार खुशामद कर रही थी कि आके आप बात करो, तो हम एमएसपी पे स्टिक करते, उसको इन्हांस कराते, उसको लीगलाइज कर देते, पूरा ढांचा बनवाते कि एक भी किसान एमएसपी से वंचित नहीं रहे, तो एक हमारी जीत होती। हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। आप देखिए, पिछले सीज़न में धान का टोटल एमएसपी पे हमारे इस पूरे इलाके से गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की। फैंटास्टिक रेट था, वैसा रेट कभी मिला नहीं लोग को। 900, 1000, 1100, 1200, और कहाँ एमएसपी पर रेट 1668 या 1700 कुछ रुपए कहीं। और किसान बिना झिझक के, तो हाँ, ये आप मान सकते हैं कि जो सरकार जो है वो ढिलाई कर देती है कभी के प्रोक्योर करने में। तो ये तो इतना अच्छा मौका था कि ये ढिलाई जो सरकार कर देती है एमएसपी में प्रोक्योर करने का, इसको हम और सुदृढ़ करते, ये सिस्टम और बढ़िया से लागू करते, तो एक किसान को फ़ायदा होता। क्या मतलब ऐसा कुछ नियम है क्या एमएसपी में कि अगर सपोज कि आप किसान हैं, मैं बिचौलिया हूँ, अगर आ करके बोलता हूँ कि आप 12 रुपये मुझे गेहूँ दे दो, ऐसा कुछ कानून है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में? नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप एमएसपी पे अपना सामान बेच रहे हैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेचेंगे आप, बिचौलिया इसमें नहीं आ सकता है। अच्छा। बिचौलिया अगर आ रहा है तो उसका मतलब है वो 1700 में या 1600 में एमएसपी पे सामान बेचेगा और आपसे लेगा 900 1100 में, तो प्योर प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि किसान जब जाता है एमएसपी पे बेचने के लिए, बहुत सारे अड़चने आती हैं बीच में। ये सिस्टम को ठीक करना है, पेमेंट को ठीक करना है, किसान जाए तो हैरेसमेंट नहीं हो, ये सब चीज़ हम सरकार से हासिल कर सकते थे इस एजिटेशन के थ्रू, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एमएसपी में ऐसा कुछ किया जाए कि भाई किसान से आप जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उस पर ही खरीद सकते हैं आप, चाहे बिचौलिए हो चाहे कोई भी हो, उससे नीचे आप खरीदेंगे तो आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ होता? बहुत अच्छा तो है, तो यही सब सिस्टम तो कायम करना था। जी। इस आंदोलन के लिए
जब सरकार आपको बुला रही थी आइए बात कीजिए हमसे, तो यही सब तो चीज़ लागू कराना था जिससे किसान को फ़ायदा हो। लेकिन आप एक बार में कह रहे हैं कि नहीं बिल ही हटाइए, तब तो आई डोंट नो, ये माई वे और दी हाईवे ये नहीं हो सकता है। और मेरा अनुभव है कि नहीं, ये बिल, तीनों बिल, देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 इफ़ आई एम राइट, हाँ, उस समय हम लोग क्राइसिस से थे। क्या था उस समय फ्रेज़? शिप टू माउथ। अमेरिका से गेहूँ आता था, हमारे मुंह तक आता था, खिस्सा ख़त्म। उस क्राइसिस में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू किया गया था कि होर्डिंग नहीं हो, बीच वाले लोग प्राइस को बढ़ा के गरीब को परेशान नहीं करें, इसके लिए इसी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू हुआ था। लेकिन अब तो हम टाइम ऑफ प्लेंटी में हैं, और फिर भी उसमें क्लॉज है एट टाइम ऑफ वॉर, एट टाइम ऑफ कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, ये फिर लागू हो सकता है नियम कानून। तो अब मेरा मानना, अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू होता या APMC एक्ट बिहार में लागू होता तो आज ये अर्गोस नहीं खड़ी होती, क्योंकि वो नियम के खिलाफ था। और जब तक बल्क में बड़ी कंपनीज आके स्टोरेज नहीं बनाएंगी तब तक हम किसान मार्केटिंग, खुद तो मार्केटिंग करना असंभव है। तो जब तक ये लोग हमारे टच में नहीं आएंगे हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सर, तो अब हम बात, आपका जो खेती करने का तरीका है, आपका जो खेती है उस पर बात करते हैं, उसको देखते हैं कि आप कैसे करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सर, ये पॉली हाउस है और इसमें क्या कैसे होता है, ये ज़रा बताइए दर्शकों को। ये बेसिकली क्या है कि आप प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, मतलब मौसम से के विपरीत समय में आप इसमें, जैसे मान लीजिए बारिश का समय आ रहा है और हमको वेजिटेबल उपजाना है जो कि बाहर में गल जाएगा, उसको हम इसमें उपजा सकते हैं। अच्छा। जो अक्टूबर का जो अर्ली वेजिटेबल आपको चाहिए तो मिड अगस्त तक आप इसमें लगा लें, जो कि बाहर आप नहीं लगा सकते, और लगाएंगे वो बारिश ज़्यादा होगी, गल जाएगा उसका जो भी लत्तर है, जो भी पेड़ है, उसको अगर हम इसमें लगाते हैं तो हम अर्ली मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं या लेट मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो सर सिर्फ ये बारिश के लिए है या फिर टेम्परेचर के लिए भी है? नहीं, ये अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड भी आता है, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल आता है इसमें। जैसे फॉगर लगा हुआ है, ड्रिप लगा हुआ है, तो आप जितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आप खरीदें उतना आप खरीद सकते हैं। सर, तो इस पर खर्च कितना बैठा होगा इसको करने में? ये जिस समय हम लोग बनाए थे शायद इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 1200 या 1300 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा। या स्क्वायर मीटर। अब तो शायद सुनने में आया है कि 2000 या 2200 रुपये हो गया है। एंड देन अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। तो जितना सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड सिस्टम आप इसमें लगाएंगे कॉस्ट वैसा भागता है। बस ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और बिहार गवर्नमेंट इस पर 50% सब्सिडी भी दे रही है। 50% सब्सिडी दे रही है। ये एक मैं देखा हूँ, मतलब बहुत नज़दीक से देखा हूँ, क्योंकि पापा मेरे किसान ही हैं, छोटे किसान हैं, तो देखा हूँ सब्सिडी के लिए बहुत चक्कर काटना पड़ता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ज़रूर। और मेरा तो हमेशा सरकार से ये अपील रहता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, आपने सुना है, मेरे ख्याल से ईज़ ऑफ गेटिंग सब्सिडी पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कि होता क्या है, जेन्युइन फार्मर है उसके पास फुर्सत नहीं है ऑफिस दौड़ने का, और जो इसको व्यवसाय बनाए हुए सब्सिडी लेना, वो सबसे पहले सब्सिडी ले जाता है। हम पिछले 30 साल में देखें सरकार को सिस्टम निरंतर बदलते हुए इस चीज़ से को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन समहाउ द अदर जो नेगेटिव लोग हैं वो एक कदम आगे रहते हैं हमेशा, और जेन्युइन किसान है वो हमेशा पीछे रहता है। और सरकार निरंतर सिस्टम को अपग्रेड करती है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग पछाड़ देते हैं सरकार को। बिल्कुल, सब्सिडी में वो तो आगे रहते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, जो अभी यूथ हैं जो पढ़ाई लिखाई करके गांव आ रहे हैं, अभी इस पेंडेमिक में बहुत लोग घर वापस आ गए हैं। जी जी। और मैं देखा फेसबुक पे देख रहा था मैं, कुछ लोग खेती शुरू किए हैं, तो छोटे छोटे काम करना शुरू किए हैं। तो उन लोगों का एक था कि हम खेती करना शुरू किए हैं, पता नहीं ये समाज मुझे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। एक अपने बिहार का एक है कि ये तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हम खुद फेस किए जब हम कॉलेज के बाद IAS का तैयारी कर रहे थे, मेंस परीक्षा पास किए और फिर छोड़ के चले आए गांव कि नहीं हम गांव में खेती करेंगे। तो पिताजी तो इतना नाराज़ हुए, तो वो तो बेदखल कर रहे थे हमको। और लेकिन जो हमको मिला करने के लिए, आम का बागीचा हो या कुछ हो, उसमें जब
बहुत ज़्यादा सफलता मिलने लगा, 10 टाइम्स 13 टाइम्स ज़्यादा मुनाफा जो वो लोग कमाते थे। तो पापा लोग धीरे धीरे थोड़ा सा बैक हो गए, काम करने दिए और धीरे धीरे हम लोग भी साबित किए कि नहीं, मैकेनाइजेशन, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट के साथ खेती में बेहतरीन आमदनी लिया जा सकता है। अच्छा सर, जब आपकी शादी हुई होगी उस वक्त तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा? मे बी आई वॉज फॉर्चुनेट। मेरी वाइफ जो है वो अभी प्रोफेसर है इंग्लिश की। अच्छा। और वो सारा कुछ जानते हुए ये दो घर के बीच में रिश्ता बना, शादी ठीक हुई। तो और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सर एक क्योंकि मेंटलिटी मेरी है कि वाइफ भी गांव में ही रहती है। जी जी। और जब कॉलेज जाना होता है तो समस्तीपुर में भी रेजिडेंस है, वहाँ रहना, कॉलेज करना। और अभी तो कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो वो तो कन्वीनियंट हो गया ऑनलाइन क्लासेस करना। लेकिन हाँ, ये चीज़ रहा है कि वाइफ का सपोर्ट मिला है। हाँ। ये नहीं हुआ क्योंकि वाइफ पटना में रहती थी, और ये कभी नहीं हुआ कि गांव में हम नहीं रहेंगे, ये कैसे रहेंगे। और जिस समय शादी हुई थी उस समय महीने में 2 घंटा बिजली रहता था, और भगवान कृपा से अब इस गवर्नमेंट के अंडर 22 घंटे पर डे बिजली रहती है। तो ये पूरा गेम चेंज कर दिया है। अब इस इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में डज़ इट रियली मैटर आप कहाँ हैं। और अगर वो सारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, खेत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल लेआउट किए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं पूरे कैंपस में भी, वहाँ जैसे पीछे आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो साधन आप सब जुटा सकते हैं। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है आप गांव में हैं या शहर में हैं। आपके एक्चुअली मिजाज पे डिपेंड करता है, मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं और कितने खुश रह सकते हैं। सर एक फिल्म का कहावत है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चीज़ तो आप पे लागू होता है सर? मेरे ख्याल से अगर मेरी वाइफ एक टैंट्रम थ्रो करती कि हम गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, हम वहीं से कॉलेज करेंगे, तो दिक्कत तो होती ज़रूर। लेकिन हमेशा सपोर्ट रहा है। उस समय जिस समय शादी हुई थी बिजली नहीं रहता था गांव में, एक छोटा सा सुजुकी का जनरेटर था, वो भी 2 घंटा से ज़्यादा नहीं चलता था। और उस परिस्थिति में भी हम लोग डटे रहे गांव में और वाइफ सपोर्ट की। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये एक बहुत हेल्प किया हमको। नहीं तो वो होता कि वो पटना में रहती, हम गांव में रहते, हम उधर दौड़ते, वो इधर दौड़ते, तब वो फिर शायद ये तरक्की और ये उन्नति नहीं होता। ये मशीनरी शेड सब है, ये मेरा लेटेस्ट एक्वायर। अच्छा अच्छा। टीवी, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रे मशीन हैं सर। तो इसका क्या यूज है सर? ये शौक से या फिर यूज के लिए सर? ये दोनों, शौक से भी और ख़ास करके बरसात के समय जिस समय कीचड़ पानी पूरा खेत में रहता है तो मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता है, और ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ये चाहे कीचड़ हो, पानी हो, ये सब में आराम से जाता है। तो खेत घूमने में बहुत सहूलियत होता है। और थोड़ा सा शौक भी पूरा कर लिए हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट है। इसको क्या कहते हैं सर? ये जनरेटर है, ये 25 kVA जनरेटर है जो कि ट्रैक्टर से चलता है। अच्छा। तो ऑन साइट कहीं भी हमको बिजली का प्रॉब्लम मतलब हो, या वेल्डिंग करना हो, रिपेयर वर्क करना हो, बिजली की ज़रूरत हो, तो ये ट्रैक्टर में जुड़ के जाता है। अब जैसे वो है, वो खाद और बीज छींटने के लिए है, ट्रैक्टर के पीछे लगता है। अच्छा अच्छा। ये ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर है, ऑर्चर्ड स्प्रे करने के लिए, मुंबई से मंगवाए थे 1991 में। मुंबई से? ये भी मुंबई से आया था 12 साल 15 साल पहले। ये भी ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर है। ये सर चलता है या फिर? हाँ, ये सब यूज़ होता में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हम अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ATV है, स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल सब है खेत में दौड़ाने के लिए। अच्छा। और फिर वो एक और स्प्रे मशीन है, अगर आप देखिएगा, ये गुजरात से आया है, अहमदाबाद के पास से। अच्छा। ये जॉन डियर का ऑर्चर्ड मास्टर ट्रैक्टर है। ये मेज़ काटने का कटिंग हेड है। अच्छा। वो मसूर के लिए थ्रेशर है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर इस बीच में।
सर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मैन पावर ख़त्म हो रहा है, उससे कुछ लोगों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है? नहीं नहीं, अगर आप फिर आप रिवर्स माइग्रेशन की बात क्यों करते हैं, माइग्रेंट लेबर्स कमिंग बैक की क्यों बात करते हैं? क्योंकि लेबर नहीं है गांव में, नहीं है लेबर गाँव। मतलब तो ये ऐसा नहीं है कि हम मशीन लाए इसलिए लेबर नहीं है, लेबर नहीं है इसीलिए हम मशीन लाए हैं। बस एकदम सिंपल सा बात है ये। मतलब सर और यही कि कहीं कहीं रोज़गार हमारे बिहार में है, लेकिन लोग यहाँ पे काम करना नहीं चाह रहे हैं। जो काम वो बाहर जाके कर रहे हैं वही काम यहाँ करने में पता नहीं उनको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होती है, इस कारण से माइग्रेशन हो रही है। और एक ट्रेंड एक डेवलप हो रहा है, जो लेबर लोग हैं वो अब हम ये साफ दिख रहा है हमको कि खेत में काम करना वो थोड़ा सा समझते हैं कि अरे हम तरक्की नहीं की है, अभी तक खेत में काम कर रहे हैं। एक मेंटालिटी डेवलप कर रहा है कि नहीं हम सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, ओला टैक्सी चलाएंगे, मतलब टेक होम फूड या डोमिनोज और इस सब में स्कूटर चलाएंगे। इस पर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है बशर्ते कि एग्रीकल्चरल लेबर का काम करना। तो ये सब चीज़ मिल के हम लोग तो पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे जैसे शॉर्टेज होता है वैसे वैसे मशीन खरीदते हैं। आइए ये कंबाइंड हार्वेस्टर है। अच्छा, ये कंबाइंड हार्वेस्टर है। ये मक्का से निकला है क्या ये? हाँ, ये अभी चूंकि बारिश हो गई थी इसलिए इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये साइड में कोल्ड स्टोरेज है, रूम साइज कोल्ड रूम्स हैं, लीची और ये सब पैकिंग करने के लिए। सर तो ये इसमें सर मक्का काटना और ये सिर्फ दाना यही घर लाता है, बाकी सारा कचरा खेत में छोड़ देता है। ये अच्छा, हाँ तो तीनों काम ये कर देता है, हाँ काटना हाँ और हाँ, निकालना, हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल फिल्टर करना हो। बिल्कुल। अच्छा, कितने का पड़ा था अभी तक, प्राइस क्या है? ये 2009 में हम लोग लिए थे, उस समय हमको 17 लाख पड़ा था इसका कॉस्ट, और गवर्नमेंट का इसमें सब्सिडी था उस समय 5 लाख रुपीज़ का, तो वो बेनिफिट हम लोग अवेल किए। सर ये तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो उनके फिर लिए। वो लोग रेंट पे ले जाते हैं, अच्छा, रेंट पे मिलता है। ये। और इससे किसान को फ़ायदा होता है कि तुरंत फसल कट जाता है, सब कुछ होता है। सर किसानों के लिए एक सर और समस्या है सर, बिहार में मौसम की मार बहुत ज़्यादा झेलते हैं वो लोग। सही बात। कभी गेहूं खेत में है, वो हवा चला, आंधी आया, तूफान आया, सब ख़त्म कर दिया, बारिश हो गई। ठीक है, हमको लगता है वो किसी भी काम का पार्ट एंड पार्सल है। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, आप घर से स्कूटर मोटरसाइकिल से निकलते हैं, आपको धक्का लग सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, तो ठीक है। और फिर आपदा जब आता है तो सरकार तो कॉम्पनसेट करती है ना, तो किसान का इंश्योरेंस भी होता है केसीसी का, और आपदा पे सब्सिडी भी मिलती है, कॉम्पनसेशन भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। अब हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल उतना नहीं मिलता है कि हम लोग को काम ही नहीं करना पड़े, लेकिन सपोर्ट तो मिलता है। सपोर्ट मिलता है। और सर बाढ़ का इधर क्या रहता है? इधर बाढ़ 10-15 साल से नहीं आया। नहीं आया। लास्ट बाढ़ आया 2007 में। अच्छा, पर सर जो बिहार का जो एक हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बाढ़ प्रभावित है। हर साल बाढ़ आता ही वहाँ पे, वहाँ का अनाज ढह जाता है, फसल ढह जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या उसका सोल्यूशन कुछ हो सकता है क्या? हम लोग को खेती का पैटर्न चेंज करना होगा, जहाँ फ्लड आता है वहाँ सिस्टम चेंज करना होगा, फिशरी करना होगा या पैडी करना होगा, तो ये हमेशा उलट पलट कुछ ना कुछ चेंज करना है। और जब तक हम लोग करके नहीं देखेंगे कि हमें क्या सूट कर रहा है वो पता नहीं चलेगा। नहीं सर, जो हमारा यूथ है अभी पढ़ने के लिए बाहर लोग निकल रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, और इवन फॉरेन जा रहे हैं, पर अपने गांव वापस आकर के काम करना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं स्कोप नहीं है इसमें, तो उन लोगों के लिए कैसे, उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो? मेरा मानना है कि यूथ को 3 कंडीशन चाहिए किसी काम पे आने के लिए। फर्स्ट इज़ कि यूथ ग्लैमर खोजता है, यूथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खोजता है, और यूथ को ड्रजरी नहीं चाहिए। डेली हम धूप में निकल के पसीना नहीं बहाने वाले हैं, ट्रैक्टर या अपने मजदूर के पीछे पसीना नहीं बहाना है हमको। ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल हो जाए खेती में, तो यूथ
अट्रैक्ट होगा और अब अट्रैक्ट हो रहा है। और जैसे ऑटोमेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, पॉली हाउस हो गया, हाइड्रोफोनिक्स हो गया, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, ये नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, एक गोदाम में आप खेती कर सकते हैं। मुंबई में लोग पुराने गोडाउन्स हायर करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये ए स्टैंड पर फार्मिंग कर रहे हैं। और चूंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब यूथ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ है खेती के प्रति। अच्छा सर, आखिरी में सर जो छोटे किसान हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? छोटे किसान को टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सब्सिडी स्कीम सब है और छोटे किसान को ग्रुप बनाना पड़ेगा, कम से कम 10 किसान एक साथ होके। और मेरे पंचायत में हम आपको 1 दर्जन एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि जहाँ लोग जो पद्धति से हम खेती कर रहे हैं उसको लोग कॉपी करके बार्ड वायर फेंसिंग करना, माइक्रो इरिगेशन लगाना, ऑटोमेशन की बात करना, लोग हिम्मत कर रहे हैं अब करने का, पहले सोचते भी नहीं थे। तो ये बदलाव तो आ रहा है और वो आधा बीघे का किसान भी वो काम कर रहे हैं, 1 बीघे का भी कर रहे हैं और 5-10 बीघे का भी किसान ये काम कर रहे हैं। और अगर छोटे किसान ग्रुप बना लें तो कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं, इवन विलेज लेवल पर ऑटोमेशन, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिगेशन सिस्टम। आपको अपने लीक से निकलना है बाहर, उस सोच से निकलना है कि नहीं। बहुत सारे किसान डरते हैं नया पद्धति से खेती करने में, उनको लगता है, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सब आदमी के पास नहीं है। हमारे गांव में सहूलियत है क्योंकि रिस्क हम ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी को प्रूव कर रहे हैं और पीछे पीछे किसान उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक आप ब्लॉक में एक किसान को आइडेंटिफाई कीजिए जो रिस्क टेकर है, उसको टेक्नोलॉजी और सारा चीज़ प्रोवाइड कीजिए और वो एग्जाम्पल सेट करे और तब बाकी किसान उसके पीछे होना है। जैसे प्रॉफिट दिखेगा किसान को तो आप लाठी लेके भी उसको मना कीजिएगा वो काम करना, लेकिन वो करेगा, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि मुनाफा कमाएं, हम तरक्की करें, अच्छा से काम हो। यही सब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।